झारखंड के भूगर्भिक संरचना का चैप्टर चल रहा है। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चन तक हो चुका था, तो 25वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का न पाया जाना यह सिद्ध करता है कि यह क्षेत्र हमेशा समुद्र तल से क्या रहा होगा। यानी इसमें तो जानिए रहे कि झारखंड में कुड़प्पा क्रम की चट्टान का अभाव है, तो नहीं पाया जाना माने कुड़प्पा क्रम की जो चट्टान का नहीं पाया जाना क्या कारण है। यानी कि यह जो है इसका कारण, मुख्य कारण जो है समुद्र तल से ऊपर उठना। समुद्र तल से ऊंचा है, इसीलिए कुड़प्पा का चट्टान जो है नहीं पाया जाता है। 26वां क्वेश्चन है, झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल के पर्वत हैं। कहने का मतलब कि झारखंड के जो उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिण और पूर्वी भागों में जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ है वो किस काल की है, तो प्री कैम्ब्रियन काल। याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन काल मतलब जो भी पर्वत है, चाहे उत्तर में हो या मध्य में हो या दक्षिण या पूर्व में हो, कहीं भी जो अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं वो किसका उदाहरण है, तो प्री कैम्ब्रियन काल। 27वां क्वेश्चन है, किस काल के चट्टान को मूल नाइस या मूल नीच समूह से जाना जाता है। यानी मूल जो नीच समूह से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, आर्कियन को जाना जाता है। जो आर्कियन चट्टान है सबसे अधिकतर भागों में यानी 90% भाग में पाया जाता है, तो उसी को मूल नाइस के नाम से जाना जाता है। 28वां क्वेश्चन है, किस काल की चट्टान जीवाश्म रहित होती है। माने किस कल्प की चट्टान, यानी वही काल, किस कल्प की चट्टान जीवाश्म रहित होते हैं, तो ये जो कैम्ब्रियन पूर्व यानी प्री कैम्ब्रियन काल है, वही उसी काल के जो चट्टान है वो जीवाश्म रहित होते हैं। 29वां क्वेश्चन है, कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जो कोल्हान संघ है, जो कोल्हान संघ में जो भी धातु वगैरह जो पाए जाते हैं उसको किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है, तो कुड़प्पा। क्या नाम से जाना जाता है, कुड़प्पा नाम से जाना जाता है। हालांकि कुड़प्पा चट्टान का जो है अभाव है। 30वां क्वेश्चन है, सेमरी श्रेणी क्षेत्र किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है। सेमरी श्रेणी क्षेत्र जो है किस नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सोन नदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, सेमरी क्षेत्र। 31वां क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई है, तो ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प में। ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प में हुआ है। याद रखिएगा। 32वां क्वेश्चन है, पूरा जीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ है। पूरा जीव महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ है, तो दामोदर नदी का। किस नदी का विस्तार हुआ है, दामोदर नदी। 33वां क्वेश्चन है, ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले श्रेणी में कौन है। माने ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ है, ठीक ना, तो निचली श्रेणी में कौन है, तो वो है पंचेत श्रेणी। क्या है, पंचेत श्रेणी। महादेव संघ जो है ऊपरी गोंडवाना में है महादेव संघ, और निचले अगर श्रेणी में पूछेगा तो पंचेत श्रेणी। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तालचीर संघ के बारे में बताइए। तालचीर संघ, तो यह गोंडवाना महासंघ का सबसे निचला समूह है। याद रखिएगा, तालचीर संघ के बारे में अगर पूछेगा तो यह गोंडवाना महासंघ का सबसे निचला समूह है। इसका नाम उड़ीसा के तालचीर नामक स्थान पर आधारित है। कहने मतलब जो उड़ीसा में जो तालचीर जगह है उसके नाम पर रखा गया है। ठीक, इसके ऊपर हरे रंग के शैल तथा बलुआ पत्थर पाए जाते हैं जो 100 से 125 मीटर मोटे हैं। कहने का मतलब जो तालचीर संघ है ये जो है गोंडवाना महासंघ का निचला हिस्सा है। ठीक, गोंडवाना महासंघ का निचला हिस्सा है, और इसका जो नामकरण है उड़ीसा का तालचीर नामक स्थान से मिलता है, यानी कि उसके नाम पर रखा गया है। और इसका जो ऊपरी सतह है वो हरा रंग के शैल की तरह है और बलुआ पत्थर की तरह है, जो 100 से 125 मीटर के मोटे होते हैं। यही तालचीर संघ है। कभी क्वेश्चन आ जाएगा तो तालचीर संघ के बारे में
बताइए। 35वां क्वेश्चन है, दामोदर संघ कौन से 4 समूह में विभाजित है? दामोदर संघ कौन से 4 समूह में विभाजित है? तो करहर बारी, बराकर, अनु अनुत्पादक, लौह प्रस्तर और रानीगंज समूह 4 में विभाजित है, याद रखिएगा। कौन कौन है? करहर बारी, बराकर, अनुत्पादक, लौह प्रस्तर और रानीगंज समूह दामोदर संघ के बारे में है। 36वां क्वेश्चन है, कौन सा समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है? तो बराकर समूह। कौन सा समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह है? तो बराकर समूह, याद रखिएगा। 37वां क्वेश्चन है, मध्यजीवी महाकल्प कौन कौन है? तो यह मध्यजीवी महाकल्प जो है 3 गो है, एक ट्रिशियाटिक है, जुरासिक है, क्रिटेशियस है। यानी ट्रिशियरी जो है सबसे पहले वाला है, जुरासिक बीच है और क्रिटेशियस जो है अंतिम काल है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई? तो नूतनजीवी महाकल्प में। नूतनजीवी महाकल्प में जो है स्तनधारियों का और विशेष तौर पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कौन काल महाकल्प में हुई है? तो नूतनजीवी महाकल्प में। 39वां क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से झारखंड के सर्वप्रमुख चट्टान कौन है? तो आर्कियन चट्टान है, पहले ही पढ़ा चुके हैं इसको। 40वां क्वेश्चन, झारखंड के किस चट्टान में आग्नेय अवसादी रूपांतरित चट्टान पाए जाते हैं? तो आर्कियन कालीन चट्टान। यानी आग्नेय अवसादी रूपांतरित ये सब जितने चट्टान है यह सब आर्कियन कालीन चट्टान का ही उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सीनोजोइक चट्टान के बारे में बताइए। तो इस काल में हिमालय का उत्थान हुआ है, याद रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि हिमालय का उत्थान कहाँ कब हुआ, कौन काल में? तो सीनोजोइक चट्टान से हुआ है और इसका प्रभाव जो है छोटा नागपुर के पठार पर भी पड़ा है। कहने मतलब सीनोजोइक जो चट्टान है, तो जो यहाँ पे जो चट्टान हुआ है जो छोटा नागपुर में, उसका कुछ हिस्सा जो हिमालय के उत्थान से संबंधित है, उससे कुछ हिस्सा छोटा नागपुर के पठार पर भी पड़ा है, तो याद रखिएगा। तो सीनोजोइक चट्टान का है कि इस काल में हिमालय का उत्थान हुआ है और इसका प्रभाव छोटा नागपुर के पठार पर भी पड़ा है, याद रखिएगा। इस चट्टान के अंतर्गत 3 काल आते हैं, याद रखिएगा। 3 काल कौन कौन है? तो पहला हो गया मायोसीन काल। मायोसीन काल हो गया पहला। सीनोजोइक चट्टान के बारे में अगर जानिएगा, इसको 3 काल में बांटा है। कौन कौन? पहला मायोसीन काल हो गया। मायोसीन काल में क्या है कि हिमालय का पहला उत्थान इसी काल में हुआ था। ठीक, हिमालय का जो पहला उत्थान हुआ था मायोसीन काल में ही हुआ था और उसी दौरान छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुई, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ और रांची हजारीबाग पठार से 1000 फीट ऊपर उठ गया। समझ गए? यानी कि जो मायोसीन काल में चुका हुआ था कि इसमें कुछ भूगर्भिक हलचल हुआ था छोटा नागपुर पठार के पठारी क्षेत्र में, जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हो गया। यानी कि मतलब जो भूगर्भिक हलचल हुआ तो कुछ पाट क्षेत्र ऊपर उठ गया और रांची हजारीबाग पठार से 1000 फीट ऊपर उठ गया। यानी कि जो रांची और हजारीबाग पठार है इससे और 1000 फीट ऊपर उठ गया। दूसरा हो गया प्लायोसीन काल। दूसरा जो है प्लायोसीन काल है, साल लिखा गया है। इस काल के अंत में हिमालय का दूसरा उत्थान हुआ है, इससे भी छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हलचल हुई। यानी मायोसीन काल में उत्थान हुआ था, दूसरा प्लायोसीन काल में भी उत्थान हुआ था। दोनों में छोटा नागपुर क्षेत्र में हलचल हुई थी। इसमें क्या चेंज हुआ था कि इस दौरान रांची हजारीबाग पठार लगभग 1000 फीट ऊपर उठ गया और पाट क्षेत्र 200,000 फीट ऊपर उठ गया। कहने मतलब इसमें क्या हुआ कि रांची और हजारीबाग पठार जो है 1000 तो उन लोग उठा रांची और हजारीबाग, और जो पाट क्षेत्र है वो 1000 और यानी कि 2000 फीट ऊपर उठ गया। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि प्लायोसीन काल में पाट क्षेत्र का कितना ऊपर उठा था? तो 2000 फीट। ठीक। तीसरा क्वेश्चन है प्लासीटोन काल। प्लीस्टोसीन काल हुआ तीसरा। इस काल में हिमालय का तीसरा उत्थान हुआ है। इस दौरान रांची हजारीबाग पठार का लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया। रांची हजारीबाग पठार जो है 2000 फीट ऊपर उठा तो पाट क्षेत्र जो है इसमें 3000 से 3600 फीट
ऊपर उठा, यानी याद रखेगा प्लेस्टोसीन काल में क्या हुआ था कि रांची हजारीबाग पठार जो है 2000 फीट उठा, तो ये जो है 3000 से 3600 फीट ऊपर उठ गया। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम तीसरा चैप्टर लेकर अच्छा से लाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।